तो ये क्लियर हो चुका है कि AEW की हालत कितनी बेकार है, क्योंकि उनके खुद के फैंस WWE की चैंट्स लगा रहे हैं और AEW के खुद के सुपरस्टार भूल चुके हैं कि वो किस सिटी में परफॉर्म कर रहे हैं। क्या इतना आलस, इतनी प्रॉब्लम्स, क्या हुआ आज की डायनामाइट में डिस्कस करेंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और इस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइस, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और ये आज के AEW डायनामाइट वाज एब्सोल्युटली डिजास्टर। जो सबसे बड़ी स्टोरी जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, जिसका हम इंतजार कर रहे हैं कि शेन मैकमैन आएंगे, कुछ तो बड़ा होगा, कुछ तो ऐसा यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फाइनली AEW बढ़िया कर पाएगी, वो दूर 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 जाता जा रहा है और कुछ खास हमें देखने को मिल नहीं रहा। इस शो के बारे में बात करेंगे बिकॉज गो बैक टू रोमन चैंट हो रही है जॉन मॉक्सली के लिए। ये शो स्टार्ट होता है हैंगमैन एडम पेज एंड क्रिश्चियन केज की टीम लड़ रही थी अगेंस्ट जे वाइट एंड जूस रॉबिन्सन से। निक वेन यहाँ पे इंटरफेयर करने की कोशिश करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन हुक आ जाते हैं वहां पे, उनको टेक आउट कर देते हैं और बेबी फेस टीम को आज विक्ट्री मिली। यहाँ पे हैंगमैन एडम पेज एट द एंड डेड आई लगाते हैं जूस रॉबिन्सन के ऊपर और उन्होंने अपनी विक्ट्री हासिल कर ली है। एक अच्छा ओपनिंग टैग टीम मैच था और लॉजिकल भी था बिकॉज हैंगमैन की फ्यूड जे वाइट के साथ चल रही है, क्रिश्चियन का अपना किस्सा चल रहा है और ये पूरी जो पेट्रियार्की वाली स्टोरी है इसके साथ इसका लिंक बनाया गया। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट देखने को मिली जहां मर्सिडीज मने को बोला जाता है कि क्यों उन्होंने लास्ट वीक क्रिस स्टैटलैंडर को गाड़ी से उड़ाने की कोशिश करी थी। तो वो कहती है मेरी गलती नहीं है कि कमील को गाड़ी ढंग से चलानी नहीं आती, और कमील यहाँ पे उनकी ये जैकेट गिरा देती है जिसकी वैल्यू मर्सिडीज मोने बोलती हैं कि $20,000 है। तो उनको वो कहती हैं भाई जा लॉकर रूम में तू, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर यहाँ पे आके अटैक कर देती है मर्सिडीज पे। कमील वापस आती हैं और देखने को मिलता है कि कैसे एक कार्डबोर्ड की जो दीवार बनाते हैं उसके थ्रू क्रिस स्टैटलैंडर ने मर्सिडीज मोने को फेंका। भाई एक बार तो कभी कभार अच्छा लगता है, लेकिन बार बार तुम्हें कार्डबोर्ड की दीवार तोड़ के किसको 2024 में पागल बना रहे हो कि एक्चुअली में ये एक दीवार टूट रही है। आई नो कि हम केफेब की तरह देखते हैं, एक स्टोरी की तरह देखते हैं, मूवी में भी कोई असली दीवारें नहीं तोड़ता, लेकिन भाई उसको एटलीस्ट इस तरीके से तो दिखाओ कि वो इतना भी गंदा ना लगे। तो जितना इंपैक्ट इसका होना चाहिए था वो सारा नेगेटिव हो जाता है, पॉजिटिव यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिला। इसके बाद ये एक्चुअली में कमाल की सेगमेंट आज देखने को मिली जिसके लिए मैं तारीफ भी करना चाहता हूँ, और ये प्रोबेबली पूरे AEW की सबसे इंटरेस्टिंग फ्यूड बन गई है बिकॉज विल ऑस्प्रे का रिटर्न हुआ था लास्ट वीक और वो यहाँ पे प्रोमो कट करने वाले थे और टोनी शेवानी को क्लियरली बोल देते हैं तू रिंग से बाहर निकल बिकॉज मैं काइल फ्लेचर से डायरेक्टली बात करना चाहता हूँ। और विल ऑस्प्रे काइल फ्लेचर को बाहर बुलाते हैं जो कि अकेले बाहर आते हैं और कहते हैं कि डॉन कैलिस फैमिली ने आज मुझे बोला है तू अकेले जा बिकॉज मुझे पता है कि हम दोनों यहाँ पे कुछ फिजिकल लड़ने वाले हैं नहीं। तो यहाँ पे विल ऑस्प्रे बोलते हैं कि मुझे भी पता है डॉन कैलिस मीटिंग्स में क्या होता है, तो जो भी वेपन्स तूने छुपा रखे हैं वो क्लियरली अभी निकाल दे। और ऑब्वियसली उनकी बैक पॉकेट में एक स्क्रू ड्राइवर था जो वो निकाल के फेंक देते हैं। तो कुछ भी यहाँ पे डबल माइंडेड अब नहीं बचा था, काइल फ्लेचर का कोई माइंड गेम्स नहीं चल रही थी और विल ऑस्प्रे अपना प्रोमो शुरू करते हैं बोलते हुए कि काइल फ्लेचर को हर एक चीज पता है विल ऑस्प्रे के बारे में, वो कहाँ पे रहते हैं, वो क्या करते हैं। इतने टाइम तक पहले काइल फ्लेचर विल ऑस्प्रे के घर में रहते थे, काइल फ्लेचर का दरवाजा खोला था रेसलिंग की दुनिया में विल ऑस्प्रे ने, और AEW में भी विल ऑस्प्रे ने वही किया काइल फ्लेचर के लिए। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं काइल फ्लेचर कि भाई तेरा यही दिक्कत है, तू हमेशा क्रेडिट लेना चाहता है उन चीजों के लिए जो तूने करी हैं, तू कभी भी ये चीजें अपने लिए करता है, तू सेल्फिश है, तू हिपोक्रेट है। और डॉन कैलिस फैमिली ने मेरी आंखें खोल दी मुझे ये बता के कि कितना बेकार इंसान एक्चुअली विल ऑस्प्रे है। और वो कहते हैं कि जो ओकाडा और ओमेगा पे तूने हील टर्न करा वही चीज अब तू मेरे साथ भी करना चाहता है बिकॉज एट द एंड तू चाहता है कि सारी चीजें तेरे बारे में होनी चाहिए। तो विल ऑस्प्रे का रिप्लाई यहाँ पे ये था कि भाई ओकाडा और ओमेगा पे हाँ मैंने हील टर्न करा, लेकिन तब मैं मल्टीपल वर्ल्ड टाइटल्स जीत चुका था, मैं काफी टाइटल्स काफी चैंपियनशिप जीत के अपनी एक वैल्यू क्रिएट कर चुका था। लेकिन तूने काइल फ्लेचर अभी तक क्या किया है टैग टीम टाइटल्स में नहीं, तूने सिंगल्स में क्या करा है। तो काइल फ्लेचर कहते हैं ठीक है भाई अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन जो मैं करने वाला हूं उसके बारे में सब बात करेंगे। और वो विल ऑस्प्रे को यहाँ पे चैलेंज कर देते हैं फॉर अ मैच एट फुल गियर। और ऑब्वियसली यहाँ पे विल ऑस्प्रे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वो कहते हैं कि तेरे को जो अपनी 5 मिनट की फेम चाहिए वो मैं तेरे को दे दूंगा फुल गियर में, लेकिन एक बात मैं तुझे बताना चाहता हूँ, जब तू टीवी पे कुछ हफ्ते पहले अपना हेड शेव कर रहा था, मैं अपने बेटे के साथ बैठ के वो सेगमेंट देख रहा था और तूने जो मुझे टाइगर ड्राइवर मारा था उसके वजह से अभी भी मेरी आर्म मुझे सही से फील नहीं हो रही, अभी भी नमनेस है उसके अंदर। और वो कहते हैं कि इस चीज का बदला पूरे अच्छे तरीके से मैं तुझसे फुल गियर में लूंगा। और काइल फ्लेचर यहाँ पे कहते हैं कि जो टाइगर ड्राइवर था
अगर तुझे लग रहा है बुरा है तो जो फुल गियर में मैं करने वाला हूं वो तो तुझे पता भी नहीं है। और यहाँ पे आ जाते हैं लैंस आर्चर और ब्रायन केज, और फाइनली ऐसा लग रहा था वो विल ऑस्प्रे पे अटैक करेंगे, लेकिन विल ऑस्प्रे के पास भी बैकअप था इन फॉर्म ऑफ पावर हाउस हॉब्स और मार्क डेविस। और यहाँ पे एक ब्रॉल बेसिकली इनके बीच में स्टार्ट हो जाती है और लड़ते 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 ब्रॉल तो खत्म हो गई, लेकिन दूसरी तरफ लैंस आर्चर अकेले यहाँ पे रह जाते हैं और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग उनको आके अटैक कर देते हैं केंडो स्टिक से, बिकॉज इनका मैच अब आगे होने वाला था। तो फुल गियर में ऑस्प्रे वर्सेस फ्लेचर एक कमाल की स्टोरी लाइन गाइस अभी तक तो लग रही है। इसके बाद मैच हुआ, एक फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच था, काफी इंटरेस्टिंग था और इसके अंदर डिस्ट्रक्शन ही चल रही थी। यहाँ पे हमें अनडिस्प्यूटेड किंगडम की इंटरफेरेंस भी देखने को मिलती है, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन एट द एंड रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग एक नी मारते हैं और हरा चुके हैं लैंस आर्चर को इस मैच के अंदर। और मैच के बाद रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग माइक लेके बताते हैं कि किस तरीके से अब वो अपना तीसरा लगातार मैच जीत चुके हैं, जिसका मतलब है कि अब एमजेएफ के साथ उनका मैच कंफर्म हो गया फुल गियर के अंदर, और ये बात वो डिलीवर करते हैं। एमजेएफ भी दिखाए जाते हैं, टीवी पे देख रहे हैं आराम से इस मैच को बैठ के, लेकिन टकेस्टा यहाँ पे आ जाते हैं जिनका मैच उसके बाद एडम कोल के साथ होने वाला था, और एडम कोल को भी ये विक्ट्री चाहिए थी टू गेट द थर्ड विन, और ताकि वो इस मैच को ट्रिपल थ्रेट बना सकें अगेंस्ट एमजेएफ। लेकिन गाइज ऐसा हुआ नहीं। लास्ट वीक डॉन कैलिस फैमिली को ये मिशन दिया था एमजेएफ ने, अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग दी थी डॉन कैलिस को, और उसी का यूज किया आज टकेस्टा ने और अटैक करा उससे एडम कोल को। रेफरी वाज डिस्ट्रैक्टेड और एडम कोल को पिन कर दिया गया। और एक और डिसीजन एईडब्ल्यू का जो समझ के परे है कि तुम्हारे पास पेपर व्यू में मौका था एमजेएफ और एडम कोल का मैच करने का, पर तुम एमजेएफ और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का 1-on-1 मैच पेपर व्यू में करना चाह रहे हो। आखिर कौन उसमें इतना इंटरेस्ट लेगा? एटलीस्ट उसको एक ट्रिपल थ्रेट मैच तो बनाते, कुछ तो उसके अंदर स्टोरी दिखाते। लेकिन एडम कोल यहाँ पे हार चुके हैं और मैच के बाद यहाँ पे कोनोस्के जो हैं वो अटैक कंटिन्यू करते हैं अपना। रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग वहां पे आ जाते हैं, उनको लो ब्लो कर दिया जाता है और फिर काइल ओराइली बाहर आते हैं। तो ऐसा लग रहा था कि ये जो अनडिस्प्यूटेड एरा थी पुरानी वाली वो रीयूनाइट हो सकती है, और एडम कोल अपना हैंडशेक भी ऑफर करते हैं यहाँ पे काइल ओराइली को, लेकिन वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं और अभी के लिए वो वहां से चले गए हैं। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक ये होने वाला है एक पॉइंट के बाद, लेकिन क्योंकि अभी वो कॉन्ग्लोमरेशन के पार्ट हैं और काइल ओराइली ऑरेंज कैसिडी वाली फैक्शन में है अभी, इस वजह से शायद उनको जरूरत नहीं है कोई एडम कोल और रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की। बट फुल गियर में रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग का मैच होने वाला है एमजेएफ के साथ। अब टकेस्टा जब यहाँ पे जा रहे थे और वो अपना एग्जिट ले रहे थे तो रिकोशे आते हैं पीछे से और रिकोशे आके अटैक कर देते हैं। टकेस्टा वहां से चले जाते हैं, लेकिन उनका टाइटल वहीं रह जाता है। और इसके बाद एक और एफ अप किया बिल्कुल एईडब्ल्यू के कैमरामैन ने, और ये छोटी छोटी चीजें आखिर कैसे मिस हो जाती हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। फॉल्स काउंट एनीवेयर मैच में भी ये पीछे लड़ रहे हैं और कोई लाइट ही नहीं है, कुछ दिख ही नहीं रहा, बिल्कुल वो लड़ते गए, चोक स्लैम हो गई टेबल के थ्रू, उसके बाद लाइट जल रही है। तो भाई तुम इतनी बड़ी कंपनी हो, टीवी पे शो पे आ रहे हो, आखिर ये चल क्या रहा है? और उसके बाद यहाँ पे रिकोशे फाइनली टकेस्टा वहां से चले जाते हैं, पर टाइटल है वो रेस करते हैं और कैमरामैन जो है वो शिफ्ट कर देता है रिंग में अनडिस्प्यूटेड किंगडम ये सारी चीजें दिखाने के लिए। और रिकोशे का जो शॉट था विद द टाइटल इन हिज हैंड वो कभी दिखा ही नहीं, उसकी कोई पिक्चर ही नहीं है, वो कहीं पे आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक ऐसा एफ जो नहीं हो सकता, और रिंग में उस समय कुछ नहीं चल रहा था ऐसा जो रिकोशे के टाइटल उठाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो आई डोंट नो कि ये प्रॉब्लम्स कब सॉल्व होंगी। 5 साल हो गए हैं, नई टीवी डील मिल गई है, लेकिन सुधरने में नहीं आ रहे हैं, और डेफिनेटली कहीं ना कहीं लेजीनेस में इसको बोलूंगा और कुछ नहीं, जो इतना ध्यान नहीं दे सकते, अटेंशन टू डिटेल नहीं दे सकते अपने इकलौते बड़े शो पे जो हर हफ्ते एयर होता है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है गाइस। इसके बाद ये प्रॉब्लम और भी बढ़ती चली गई आज एईडब्ल्यू के लिए, बिकॉज जॉन मॉक्सली अराइव हुए और बोला जाता है कि जॉन मॉक्सली इज अबाउट टू टेक ओवर द टीबीएस सुपर स्टेशन। इसका क्या मतलब है कि जिस चैनल पे एयर हो रही है एईडब्ल्यू डायनामाइट, उस पर पूरा टेक ओवर कर लेगा जॉन मॉक्सली, कुछ बड़ा कर देगा। और ये डेथ राइडर्स बन चुके हैं ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब से, आते हैं बाहर पैक और क्लॉडियो और जेडी ड्रेक को चेयर से मार रहे हैं। मतलब तुम टीबीएस सुपर स्टेशन को टेक ओवर करने वाले हो और जेडी ड्रेक तुम्हें पूरे एईडब्ल्यू रोस्टर में से मिला, जिसको तुम चेयर पे अटैक करके क्या प्रूफ कर दिया? कौन है जेडी ड्रेक? क्या हुआ उससे? तो ये तुम्हारी इज्जत है कि एक डेथ राइडर्स नाम का हमने ग्रुप बनाया, हम टीबीएस सुपर स्टेशन को सीज कर देंगे, बंद कर देंगे इस चैनल को, और जेडी ड्रेक को आके तुम चेयर से अटैक करते हो। ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी।
और इसके बाद जॉन मॉक्सली आके रिंग में अपना प्रोमो कट करते हैं कि किस तरीके से ऑरेंज कैसिडी ना तो चक टेलर को बचा पाया, ना ही वो व्हीलर यूटा को बचा पाया, बिकॉज वो अब जॉन मॉक्सली के कंट्रोल में है। और वो कहते हैं कि फुल गियर के अंदर मैं ऑरेंज कैसिडी का फेस स्टॉम्प कर दूंगा इनटू हैमबर्गर मीट, ताकि उसकी मम्मी भी उसको नहीं पहचान पाएगी, ऐसा मैं उसका चेहरा बिगाड़ूंगा। और उसके बाद वो कहते हैं कि मैं जो करना चाहता हूं मैं करूंगा, बिकॉज मेरे पास वो करने की अब पावर है। तो भाई हैमबर्गर मीट जैसी बातें हो रही हैं एक ऐसी फ्यूड के अंदर जहां पे AEW पे टेक ओवर करना चाहते हैं जॉन मॉक्सली। और इस पूरे प्रोमो में ऐसा नहीं है कि लोग कुछ चीयर कर रहे हैं, कोई इंटरेस्ट ले रहा है जॉन मॉक्सली की इन बातों में, एब्सोल्युटली एफिंग डेड क्राउड भाई। और यहाँ पे एक बंदा चैंट करता है जब बिल्कुल मॉक्सली अपनी लाइन खत्म करते हैं, पिन ड्रॉप साइलेंस था अरीना के अंदर, और एक बंदा चीखता है गो बैक टू रोमन। भाई इससे बड़ी बेइज्जती क्या होगी कि जॉन मॉक्सली को कोई देखने आया पैसे देके AEW में रिंग साइड पे बैठा है और वो बोल रहा है गो बैक टू रोमन, यानी कि वो भी चाहता है जॉन मॉक्सली WWE में चला जाए। इससे बड़ी बेइज्जती आई डोंट थिंक हो सकती है। टोनी खान को शर्म आनी चाहिए कि ये जो तुम्हारी नंबर 1 स्टोरी लाइन है वहां पे लोग रोमन रेंस को याद कर रहे हैं, अपनी स्टोरी में तुम्हारा कोई दम ही नहीं है। तो ऑरेंज कैसिडी आते हैं बाहर, वो अग्री करते हैं कि मॉक्सली के पास अभी पावर है, लेकिन वो कहते हैं कि यही पावर मैं छीन लूंगा, AEW चैंपियनशिप छीन लूंगा फुल गियर में जॉन मॉक्सली से। वो कहते हैं मैंने तुझे पहले भी हरा रखा है, अब मैं तेरे को दोबारा भी हरा दूंगा। और वो कहते हैं कि नेक्स्ट वीक इस किंग तक पहुंचने के लिए पहले मुझे एक पॉन को हराना पड़ेगा, और वो है व्हीलर यूटा। और व्हीलर यूटा वहां पे चीख रहे हैं मैं किसी का पॉन नहीं हूं, मैं किसी के लिए काम नहीं करता। और क्लॉडियो साइड से बोलते हैं शट अप भाई, तू है जॉन मॉक्सली का पॉन, तेरे को ये बात माननी पड़ेगी। और क्लियरली ये जो है जबरदस्ती फोर्स करा जा रहा है व्हीलर यूटा को इस रोल के अंदर, इससे क्लियर हो जाता है। तो जॉन मॉक्सली कहते हैं ठीक है तो नेक्स्ट वीक लड़ व्हीलर यूटा से, मैं भी देखता हूं क्या तेरे में वो हिम्मत है वो ट्रिगर पुल करने की, व्हीलर यूटा को एंड करने की। लेकिन जहां तक बात आती है मेरे मैच की एट फुल गियर, यू शुड अबैंडन ऑल होप, क्योंकि वहां पे तो कोई चांस ही नहीं है तेरे जीतने का। और मॉक्सली जब यहाँ पे एग्जिट कर रहे थे तो डार्बी एलन आउट ऑफ नोवेयर आके इनको अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ये ब्रॉल हो जाती है सारी। और ऑब्वियसली रॉकी रोमेरो, मार्क ब्रिस्को, ये सब ऑरेंज कैसिडी के साथ थे। ये लड़ते लड़ते जाते हैं और जॉन मॉक्सली अपनी गाड़ी में भागने वाले थे और वहां पे क्लॉडियो भी आ जाते हैं, लेकिन फिर डार्बी आके गाड़ी में पीछे कूद जाते हैं पिकअप ट्रक में। तो क्लॉडियो ने क्या कमाल किया है यहाँ, डार्बी को बहुत दूर तक भगाते हुए वो उठा के लेके जाते हैं और इस शटर के अंदर पहले तो बजाते हैं, और उसके बाद जब डार्बी उड़ के उनकी तरफ आए तो भाई मिड एयर कैच करके डार्बी को सिजारो अपना एक क्लॉडियो स्विंग जो है वो लगा के शटर के अंदर फेंक दिया। बहुत कूल वो मोमेंट थी। और फाइनली वो अपने पिकअप ट्रक में बैठते हैं, व्हीलर यूटा भी चढ़ते हैं पीछे आके, और ये लोग वहां से भाग जाते हैं। तो ये भाग गए डर के आज तो, लेकिन ये मैच से नहीं भाग सकते एट फुल गियर। लेकिन ओवरऑल इस सेगमेंट, ओवरऑल इस स्टोरी लाइन कि AEW का टेक ओवर होगा, कुछ बड़ा होगा, और अब इतना टाइम हो गया इसको शुरू हुए, लोग इतना इंटरेस्टेड थे कि आखिर क्या होगा, शेन मैकमैन आएगा, ये होगा वो होगा, कुछ नहीं देखने को मिल रहा। हर हफ्ते इतना बेयर मिनिमम प्रोग्रेस है कि लोग पूरा इंटरेस्ट अपना लूज कर चुके हैं। ये बिल्कुल एक डिसअपॉइंटिंग सेगमेंट थी गाइस मेरे लिए। इसके बाद बैकस्टेज क्रिस जेरिको एक्सेप्ट करते हैं टोमोहिरो इशिई का चैलेंज फॉर द ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप, और वो कहते हैं कि मैं 30 साल से इस बंदे को जानता हूं, इसके लिए मेरे पास एक सॉफ्ट स्पॉट है। एक पॉइंट ऐसा था जब वो मेरे बैग्स कैरी करता था, मुझे नहलाते हुए मेरी बैग को साफ करता था, पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे थे। और 2 साल पहले मेरा और इशिई का शिकागो में ही मैच हुआ था, जो वन ऑफ द बेस्ट मैचेस है मेरा AEW में, और फिर से अब शिकागो में रीमैच होगा फॉर द ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप। इसके बाद ब्रिट बेकर का मैच होता है पेनेलोपी फोर्ड के साथ, और इसमें भी कोई लॉजिक नहीं है बिकॉज ब्रिट बेकर जीत जाती है लास्ट वीक। आई नो जेमी हेटर ने हराया था पेनेलोपी को, उसमें भी कोई लॉजिक नहीं था, तो पेनेलोपी यहाँ पे जॉबर बन गई। और मैच के बाद सेरीना डीप आती हैं और वो कुछ उल्टा सीधा बोल रही हैं ब्रिट बेकर रिंग में। कौन देखना चाह रहा है ये सब, क्या रीजन है इसके पीछे? भाई क्या मैं रैम्पेज देखूं, क्या मैं कोलिजन देखूं, जब डायनामाइट में ही इतनी बकवास चल रही है कि कुछ मुझे मजा ही नहीं आ रहा। इसके बाद जो चीज हुई वो बहुत अच्छी थी, बिकॉज फर्स्ट स्ट्रिकलैंड का मैच था लियो रश के साथ, जो वो जीत जाते हैं, एक डोमिनेंट विक्ट्री थी। और मैच के बाद वो माइक लेके कहते हैं कि देखो भाई बहुत लोग ऐसे आ गए हैं जो मेरा नाम यूज करके, मेरी फेम यूज करके अपना नाम बनाना चाहते हैं, और उनको मुझे वापस याद दिलाना पड़ेगा दैट हुज हाउस इज दिस, और सबसे मैं डेंजरस मैन क्यों हूं इन ऑल एलीट रेसलिंग। शेल्टन बेंजामिन ने कुछ वीक पहले ट्राई किया, वो नहीं कर पाया, लियो रश नहीं कर पाया, और बॉबी लैशली भी ये चीज नहीं कर पाएंगे। तो ये पूरी सेगमेंट बढ़िया चल रही है, और स्वर्व स्ट्रिकलैंड का प्रोमो भी अच्छा चल रहा है भाई, सुनने में मजा आ रहा है। और एक इतना बड़ा एफ अप दोबारा हुआ जो कि क्लियरली मुझे तो दिखाता है कि स्वर्व का कोई मन नहीं था जाके एक्चुअली बढ़िया परफॉर्म करने में, बिकॉज वो गुस्से में आके बोलते हैं कि मैं फुल गियर तक नहीं रुक पाऊंगा, मुझे आज ही लड़ना है इन स्टैमफोर्ड कनेटिकट।
और ये हो रहा था शो इन ब्रिजपोर्ट कनेटिकट, और स्टैमफोर्ड कनेटिकट मुंह से क्यों निकल गया भाई? बिकॉज वो WWE का हेडक्वार्टर्स है, वहां पे WWE का राज है, WWE का वो पूरा पहरेदारी वहां पे रहती है। और जैसे ही उनके मुंह से स्टैमफोर्ड कनेटिकट निकला, लोग बू करने लग गए। बॉबी लैशली MVP आते हैं रैंप पे और लोग चैंट कर रहे हैं दिस इज ब्रिजपोर्ट। और बिल्कुल भाई बुरी हालत थी यहाँ पे कि तुम स्टैमफोर्ड कनेटिकट, तुम्हें इतना तो याद रहना चाहिए कि तुम आज कहाँ पे परफॉर्म कर रहे हो, किस सिटी के अंदर आए हो। एक स्लिप हो सकता है, ठीक है, तुम इंसान हो, तुमसे गलती हो सकती है, लेकिन और कुछ भी बोल देते भाई। स्टैमफोर्ड कनेटिकट बोलने पे लोगों ने इस चीज का बहुत मजाक उड़ाया। और MVP बोलते हैं आके कि बॉबी लैशली अपने टाइम पे लड़ेगा, लेकिन लैशली दूसरी तरफ रेडी लग रहा है टू हैव अ फाइट। तो वो रिंग के अंदर आते हैं, इनकी ब्रॉल स्टार्ट होने वाली थी, पर उससे पहले पीछे से शेल्टन बेंजामिन अटैक कर देते हैं आके स्वर्व स्ट्रिकलैंड को, और ऑब्वियसली पूरा अपर हैंड यहाँ पे मिल गया द हर्ट सिंडिकेट को। MVP एक बार फिर से प्रिंस नाना को चोक करते हैं अपने उस वॉकिंग स्टिक से, और बॉबी लैशली ने हर्ट लॉक अपनी लगाई या फुल नेल्सन लॉक लगाई टू एक्चुअली चोक आउट स्वर्व स्ट्रिकलैंड। तो बहुत ज्यादा उनके ऊपर डोमिनेंस थी, और स्वर्व वर्सेस लैशली होने वाला है अब फुल गियर में। और फाइनली इस शो का मेन इवेंट किंग ऑफ ब्लैक थ्रोन, और ये आई डोंट नो इनका नया नाम है भाई, उसका क्या हुआ हाउस ऑफ ब्लैक का, लेकिन मैलाकाई ब्लैक एंड ब्रोडी किंग वर्सेस FTR, और एक फेटल 4-वे मैच होगा AEW टैग टीम टाइटल्स के लिए फुल गियर में। तो उसका क्वालिफायर था कि कौन सी टीम वहां जाएगी, और जेन्युइनली ये मैच बहुत जबरदस्त था। और मैं एक फाइनली बात बोलूंगा कि प्राइवेट पार्टी नए चैंपियंस बने हैं, तो इस डिवीजन को अब नए तरीके से फॉर्म करा जाएगा, जो कि एक अच्छी बात है, वो मैं देखना भी चाहता था। तो प्राइवेट पार्टी अपना आराम से रैंप पे बैठ के इस मैच को एंजॉय कर रहे थे, और ब्रोडी किंग एंड मैलाकाई ब्लैक ने डिफीट करा FTR को, जो कि बहुत अच्छी बात है। और फाइनली ऐसा लग रहा है कि इस टीम को कुछ मिलना चाहिए। मैं ज्यादा अपनी होप्स हाई रखूंगा नहीं, बिकॉज यूजुअली इनको मैचेस में डाला जाता है ताकि अच्छी रेसलिंग दे पाए, बट कभी जीतते कुछ खास है नहीं। तो जब होगा तभी हम बिलीव करेंगे। लेकिन मेन इवेंट काफी डिसेंट था AEW डायनामाइट का। उसके अलावा जो मेन चीजें होनी चाहिए बिल्कुल बेकार चल रही हैं, और ओवरऑल एक बहुत ही बेकार आज की डायनामाइट मुझे लगी। थोड़ा हार्श जरूर हो सकता है, मे बी कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा मेरा ओपिनियन, बट इसीलिए आपको अपने कमेंट्स में ओपिनियन देने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें गाइस। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।